नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का पहला पाठ। पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो चलिए पहले शीत युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लगता है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो है युद्ध की पूरी संभावना है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। यहाँ पे जो माहौल होता है वो तनाव का, टेंशन का, डर का, कंपटीशन का होता है, लेकिन एक्चुअल कोई वॉर नहीं लड़ा जाता। तो ये जो सिचुएशन थी ये उभर के आती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां जो हैं वर्ल्ड में इमर्ज होती हैं, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। तो इनके बीच में एक कंपटीशन सा शुरू हो जाता है अपने आप को सुपर पावर साबित करने का। तो इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। ये जो दौर था ये चलता है 45 इयर्स तक, यानी 1945 से लेके 1990 तक। ये खत्म हो जाता है जब सोवियत संघ का विभाजन हो जाता है, सोवियत संघ के टुकड़े हो जाते हैं और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचती है, अमेरिका। तो अब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। तो अगर हम विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो अभी तक 2 बार विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो लड़ा जाता है 1914 से लेकर 1918 तक, और जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये लड़ा जाता है 1939 से लेकर 1945 तक। तो शीत युद्ध के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या था, इसमें थे 2 ग्रुप्स। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की बात करें तो इसमें थे हमारे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्रों की बात करें तो इसमें थे जर्मनी, इटली और जापान। तो आपको अगर याद हो हिटलर, मुसोलिनी वगैरह ये मारे गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो हाँ, तो ये जर्मनी का हिटलर था और इटली का मुसोलिनी। तो इसमें धुरी राष्ट्र हार जाते हैं और मित्र राष्ट्रों की जीत होती है। अब आप ये देख रहे होंगे कि अमेरिका, सोवियत संघ, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध तो एक ही साइड से लड़ा। बाद में क्या होता है, इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में ये कंपटीशन शुरू हो जाता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं। तो अब इसके बाद चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है ये एक बहुत ही दुखद घटना के साथ समाप्त होता है। अमेरिका क्या करता है, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। कब गिराता है? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। इनके जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब थे इनके कुछ कोड नेम थे, इनके कूट नाम थे, गुप्त नाम थे। अच्छा, आपने कभी भी ये देखा होगा कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है या न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, इनके कुछ सीक्रेट जो है कोड नेम रखे जाते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। तो इनके जो नाम थे वो थे लिटिल बॉय और फैट मैन। सुनने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात हो रही है। अगर इनकी क्षमता की बात करें तो इनकी कैपेसिटी थी 15 किलोटन और 21 किलोटन। अब आप ये देखिए, इनसे इतना ज्यादा विध्वंस हो गया था। देखिए 1945 में ये बॉम्ब्स गिराए गए और कहते हैं कि आज तक भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग होते हैं। तो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन इन बॉम्ब्स ने मचाया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो अमेरिका और सोवियत संघ के पास हजारों किलोटन की क्षमता के न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। तो यानी ये समझ तो दोनों कंट्रीज को आ चुकी थी कि भाई तीसरा विश्व युद्ध लड़ने में तो कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि उससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों कंट्रीज सिर्फ एक कंपटीशन में जुट गए थे अपने आप को ज्यादा बेहतर साबित करने के। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्यों गिराए थे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बड़ी खास बात है कि जो चीजें दिखाई देती हैं उनका रियल रीजन कुछ और ही होता है। तो अमेरिका जहां एक तरफ ये दावा कर रहा था कि मैंने तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए गिराए ताकि मैं युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूं और ये जो धुरी राष्ट्र हैं ये ज्यादा और नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया गया कि अमेरिका ने गलत किया है। एक्चुअल में सिचुएशन ये थी कि जापान ने तो पहले ही हाथ खड़े कर रखे थे। जापान ने कह दिया था मैं आत्मसमर्पण करने वाला हूं, और ये बात अमेरिका को भी पता थी। तो उसके बाद अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का जो रियल रीजन था वो ये था
कि अमेरिका ये साबित करना चाहता था कि मैं सोवियत संघ से अधिक शक्तिशाली हूँ। और साथ ही जब आप ये देखिए, जब एक कोई कंट्री पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है तो पूरे वर्ल्ड ओवर कंट्रीज के पास क्या मैसेज जाएगा, यानी ये मैसेज जाएगा, बाकी कंट्रीज ये सोचेंगे कि अमेरिका को किसी भी तरीके से किसी तरीके के विवाद में ना फंसा जाए अमेरिका के साथ। और क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका का दुश्मन है तो सोवियत संघ के साथ किसी भी तरीके की दोस्ती या कोई भी गुट ना बनाया जाए। तो यानी अमेरिका सोवियत संघ को एशिया या कोई भी वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज थे वहां पे किसी भी तरीके का सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना चाहता था। तो ये शीत युद्ध के कारण की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इसका यही कारण था कि अमेरिका और सोवियत संघ जो महाशक्ति बनने की होड़ लगी हुई थी वही इसका मेन कारण था। और साथ में दोनों ही कंट्रीज में ये भी समझ बनी हुई थी कि परमाणु बम से होने वाला जो विध्वंस है इसको झेल पाना किसी भी कंट्री के बस की बात नहीं है। इसके बाद ये टॉपिक है अपरोध, इसको बोलते हैं डेटरेंस। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये होता है रोक और संतुलन का सिद्धांत, यानी कि इसमें दोनों ही पक्ष, दोनों ही कंट्रीज को ये समझ बनी हुई है कि हम एक दूसरे को बराबर का नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस कारण कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। अपरोध के सिद्धांत में जो की टर्म्स हैं वो ये हैं कि भले हमारे बीच में, दोनों ही पक्षों के बीच में कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करेंगे, संयम से काम लेंगे और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचेंगे। अब बात करते हैं शीत युद्ध में विचारधारा की लड़ाई की। तो अभी तक हमें जो पिक्चर सामने आ रही है वो कुछ इस तरीके की आ रही है कि जो शीत युद्ध था वो अपने आप को अधिक शक्तिशाली दिखाने का जो है लड़ाई थी। इसमें दोनों कंट्रीज ये दिखाना चाह रहे थे कि मेरे पास ज्यादा हथियार हैं, मेरे पास ज्यादा सैन्य बल है, मेरी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर है। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें कई बार जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं। ये वास्तव में इन चीजों की लड़ाई ना होकर के, इन चीजों की लड़ाई तो थी ही, लेकिन इससे भी ज्यादा ये जो लड़ाई थी वो विचारधारा की थी, आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। यानी ये लड़ाई इस चीज को लेकर थी कि ज्यादा बेहतर सिद्धांत कौन सा है। जहां एक तरफ अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करता था। अमेरिका चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में वो पूंजीवाद को फैला दे और सोवियत संघ चाहता था कि वो साम्यवाद का प्रचार प्रसार करे वर्ल्ड ओवर। अभी थोड़ा चर्चा करेंगे पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होता है, यानी यहाँ पे कोई भी अपना प्राइवेट आप काम करना चाहो, प्राइवेट सेक्टर को पूरी फ्रीडम होती है। यहाँ पे मुक्त बाजार होता है, ओपन इकोनॉमी होती है। लेकिन अगर हम साम्यवादी व्यवस्था की बात करें तो इसमें राज्य का यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, वो सारे के सारे सरकार के हाथ में होते हैं। और कोई भी अगर साम्यवादी व्यवस्था में कोई प्राइवेट अपना काम करना चाहे तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। तो इन दोनों कंट्रीज में इस चीज को लेकर के भी लड़ाई थी कि कौन सी ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है और इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहले क्यूबा की लोकेशन देखते हैं। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, क्यूबा क्या है, यूएसए के पास में स्थित एक द्वीपीय देश है। चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ देश है। अब ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना होती है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ। ये क्यूबा जैसे हम देख रहे हैं कि यूएसए के पास में सिचुएटेड है, लेकिन इसके जो लिंक्स होते हैं, इसकी जो टाइज होती हैं, ये सोवियत संघ के साथ बड़ी स्ट्रांग होती हैं। क्यूबा में जो है साम्यवादी व्यवस्था होती है और वहां के प्रेसिडेंट होते हैं फिदेल कास्त्रो। तो उनके जो सोवियत संघ के नेता होते हैं उनके साथ बड़े घनिष्ठ, बड़े गहरे संबंध होते हैं। तो 1961 की बात है, जो सोवियत संघ के नेता होते हैं उन्हें ये बात जान पड़ती है कि अमेरिका कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ साजिश कर रहा है जो क्यूबा के राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो, उनका तख्ता पलट करने की। तो सोवियत संघ के जो नेता होते हैं निकिता क्रुश्चेव, वो सोचते हैं क्यों ना मैं क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदल दूं। तो वो ले जाकर के अपनी मिसाइल्स वगैरह वहां पे जाके तैनात कर देते हैं। तो ये बात कुछ टाइम तक यूएसए को नहीं पता चलती है। फिर 3 हफ्ते बाद जो यूएसए के राष्ट्रपति होते हैं जॉन एफ कैनेडी,
उनको पता लगती है कि ये ऐसा ऐसा काम कर दिया है सोवियत संघ ने, वो परमाणु हथियार वगैरह और मिसाइलें उन्होंने क्यूबा में ला करके तैनात कर दी हैं। तो जब उन्हें ये बात पता लगती है तो वैसे तो वो चाहते नहीं होते कि कुछ वॉर लाइक सिचुएशन बने, लेकिन वो बड़ा फर्म डिसीजन भी लेते हैं कि इस तरीके का मैं टॉलरेट नहीं करूंगा बिहेवियर। तो वो अपने जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी जहाज़ों को भेज देते हैं कि जो सोवियत संघ के जहाज क्यूबा की तरफ आ रहे हैं उनको रोका जाए। तो सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बन जाती है कि दोनों के शिप सामने सामने हो जाते हैं और लगता है कि अब तो वॉर होके रहेगा, लेकिन एक्चुअल में वॉर नहीं होता है क्योंकि सोवियत संघ अपने जहाज़ों की गति धीमी कर लेता है और फिर उन्हें अल्टीमेटली वापस बुला लेता है। तो इसी को कहते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। ये बात है 1962 की। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी शीत युद्ध का हाईएस्ट पॉइंट किसे कहा जाता है, तो ये क्यूबा मिसाइल संकट को कहा जाता है। तो इसमें हमने देखा 3 देश इन्वॉल्व थे और उनके 3 जो है नेता इन्वॉल्व थे। क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव। हो सकता है इससे भी कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये था आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का। बाकी का चैप्टर मैं बाकी के पार्ट्स में अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच।